हाँ तो भाई, क्या हाल है? सभी बढ़िया है। चलिए, तो क्या हाल है भाई? तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अपने चैप्टर नंबर 30 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, 30 पार्ट को। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इम्पोर्टेंट भी है हर दृष्टि से। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, और जिस चैप्टर का नाम है, कौन सा? जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। चैप्टर नंबर 39, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इम्यून सिस्टम। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 39 इम्यून सिस्टम। ये इस पूरे चैप्टर में हम अपनी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। मैं इसको क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये जो बातें चल रही हैं कि 30% सिलेबस कम होगा, 40% सिलेबस कम होगा, तो भाई हमें उन चैप्टरों को पहले कवर करना होगा जो वास्तव में ही हर स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब जैसे 38 चैप्टर है ना आपकी आरबीएससी सिलेबस का, वो ना बिल्कुल भी आपके कहीं कोई काम का नहीं है ना। कुछ एक पार्ट है उसका जो हमारे काम का है, छोटा सा। बाकी पूरे चैप्टर का कहीं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रोल नहीं है ना। तो यदि बोर्ड कमेटी किसी भी चैप्टर को यदि रिमूव करेगी हमारे सिलेबस से, तो वो ऐसे चैप्टर को रिमूव करना चाहेगी जिससे आपके अगले कंपटीशन एग्जाम पर कोई इफेक्ट नहीं। ये तो बात क्लियर है ना भाई? वो उन चैप्टरों को थोड़ी हटा देंगे जो आपके लिए नीट और वहां पे काम आए। मान लीजिए 12th, चलो आपका तो कोर्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का सिलेबस थोड़ी हो रहा है भाई, हर स्कूल की क्लासें थोड़ी चल रही हैं। ठीक है, तो जब भी आप नीट वगैरह का एग्जाम देंगे, यदि आपका सिलेबस कम हो जाता है, तो आपको यदि मोस्ट चैप्टर वो हटा दें तो आप वहां कमजोर रह जाएंगे। समझ रहे आप मेरी बात को? तो बोर्ड भी यही चाहेगा कि उन्हीं चैप्टरों को रिमूव किया जाए जो आगे चल के ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो इसी करके मैंने आज अपना कौन सा चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 39, जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम बोल के चलते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं, क्या है इम्यूनिटी, है ना। तो देखते हैं भाई, प्रतिरक्षा तंत्र। शरीर का ऐसा तंत्र जो रोग जनकों से बचाव करे, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा, जिसको इम्यूनिटी बोला जाता है, शरीर की वह क्षमता जो बाहरी पदार्थ, स्पेशली रोगजनक को पहचान कर उसे निष्कासित या
निष्क्रिय कर दे, प्रतिरक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। ठीक है भाई, ये जो तीन परिभाषाएं आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, है ना, ये जो तीन परिभाषाएं आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, आप इनको ना नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार शायद मैंने ऐसे नहीं लिखाई थी, है ना, तो आप इन PDF में आज सेंड कर दूंगा आपको। यदि उसमें ऐसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अन्यथा आप इनको नोट कर लीजिए, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों डेफिनेशन मैंने जो सटीक और शॉर्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखाई हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको वहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए तो समझते हैं भाई क्या है प्रतिरक्षा तंत्र। भाई तंत्र का मतलब तो ये होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग हैं, तीनों ही डेफिनेशन। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है, देखो हर तंत्र के ना अलग अलग काम होते हैं। जैसे पाचन तंत्र है तो उसका काम केवल भोजन को डाइजेस्ट करने का, किस प्रकार करता है उसका काम है, समझ रहे हैं। अब किसी तंत्र का काम यूरिन फॉर्मेशन कराने का है, किसी का ब्लड को पंप करने का है, अलग अलग काम है। तो इसी करके एक और सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसका काम केवल ये होता है कि जो रोगजनक हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करें, मतलब ऐसे कोई बाह्य कारक हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करें जो हमें बीमार करें, तो उन कारकों से यदि कोई बचाव हमारे शरीर में करे तो हम उस तंत्र को इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इनको समझाने की आपको कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या है? शरीर की वह पावर, हमारी बॉडी की वह क्षमता जो किसी भी बाह्य पदार्थ मतलब रोगजनक को पहचाने और उसे हमारी बॉडी से निष्कासित करे या निष्क्रिय कर दे, हम उसे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, प्रतिरक्षा बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इम्यूनिटी का अध्ययन करते हैं, हम उसे इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी अलग अलग, है ना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब तीन परिभाषाओं के बाद यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, स्वयं एवं पराये की संकल्पना। स्वयं व पराये की संकल्पना। देखो मैं इसकी थ्योरी तो नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आपको यहीं से बोलकर इसको समझा दूंगा। इसकी थ्योरी लिखी हुई है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लीजिए इसको। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है,
हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसकी यही एक सबसे ज्यादा अच्छी विशेषता होती है कि इसमें स्वयं व पराये की संकल्पना होती है। स्वयं मतलब अपना, पराया मतलब दूसरा। इसकी संकल्पना, इसका आशय या इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी बाह्य पदार्थ यदि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे, कोई भी बाह्य पदार्थ यदि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे तो वो भाई पराया हो गया। कोई बाहर से हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश किया किसी ने तो आप उसे पराया ही तो मानेंगे, है ना। और एक आपकी बॉडी के अंदर की कुछ भी हैं, सेल्स हैं या टिश्यू हैं, जो भी है वो अपने। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है मैं आपको बता दूं कि कोई भी रोग कारक यदि बाहर से प्रवेश करता है ना, बाहर से प्रवेश करता है तो वो क्या करते हैं, हमारे ऊतकों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अब क्या करता है, अब प्रतिरक्षा तंत्र में ये विशेषता होती है कि वो अपने और दूसरे को पहचानने की क्षमता रखता है। और प्रतिरक्षा तंत्र में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि WBC की जो कोशिकाएं वो हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। WBC के जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हैं उनका काम होता है बक्षकाणु की तरह, मतलब मारकर नष्ट करना होता है। अब उनका काम होता है कि किसी भी ऊतक को मारो और नष्ट करो, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का। तो ये क्या करती हैं, ये अपने ऊतकों को पहचानती हैं कि भाई ये तो हमारे ऊतक हैं, इन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, और जो पराई कोशिका होती है, मतलब जो रोगजनक होते हैं, उनको भी ये पहचानते हैं कि हाँ भाई ये पराया है, इनको मारकर नष्ट कीजिए। समझ में आ रही मेरी बात कुछ। तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में स्वयं व पराये की क्या पाई जाती है, संकल्पना पाई जाती है। अर्थात अपने ऊतकों को पहचानते हुए यह बाह्य पदार्थों को निष्कासित कर देता है, उनको मारकर नष्ट कर देता है। कौन, हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्वयं पराये की संकल्पना बोलते हैं। और कई बार इसी चीज का हमें यह भी नुकसान होता है कि कोई अंग यदि खराब हो जाए, किसी व्यक्ति का कोई अंग यदि खराब हो जाए तो और दूसरे व्यक्ति का अंग यदि हम प्रत्यारोपित करें तो भी ये घटना घटित होती है। समझ में आ रही बात। इसीलिए तो हर व्यक्ति का ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते ना, बिल्कुल ही निकट संबंधी जिनकी ऊतक संरचना, सेल्स संरचना एक जैसी हो, उन्हीं के हम ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अंग प्रत्यारोपण में इस चीज का हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है ना। और इसका फायदा ही बहुत है भाई, क्योंकि यदि इसमें ऐसा नहीं होता तो ये हमारे भी ऊतकों को नष्ट करता और बाहर के ऊतकों को भी नष्ट करता। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया आपको स्वयं और पराये की संकल्पना का, कि क्या मतलब होता है भाई स्वयं और पराये का, है ना भाई। चलिए, तो इसको आप देख लेना, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के प्रकार। ये अब यहां से अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट है। ठीक है, तो इम्यूनिटी के टाइप की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सहज या प्राकृतिक प्रतिरक्षा, और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है भाई। अब आप यहां से ध्यान देना स्टार्ट कीजिए
कि हमारे इम्यूनिटी की यदि हम टाइप की बात करें तो हमारे शरीर में दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक तो होती है सहज, जिसको हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं, और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अभी हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत ही, और इसको समझेंगे कि ये किस प्रकार होती हैं। तो फिलहाल आप टॉपिकों से याद रखिए। पहली जो प्रतिरक्षा है वो है जन्मजात प्रतिरक्षा, जो किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। उसको हम नेचुरल भी बोल सकते हैं और सहज भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा, मतलब ऐसी प्रतिरक्षा जिससे कोई भी शरीर जन्म के बाद अर्जित करता है। खुद स्पष्ट कर रही है भाई हेडिंग। कैसे? प्राकृतिक मतलब जो उसको जन्म से मिली है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा। ठीक है। दूसरा है उपार्जित, जिसने जन्म के बाद खुद अर्जित की है। तो यही दो प्रकार की इम्यूनिटी है। क्या दिक्कत है बताओ इनको समझने में? आपको पहले इनके मतलब समझ में आना चाहिए। अब हम आराम से इनको देखेंगे और समझेंगे। तो कितने प्रकार की इम्यूनिटी हमारे शरीर में? दो प्रकार की। एक तो सहज, जिसको हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा या जन्मजात कहते हैं, और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। चलिए अब देखते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सहज या प्राकृतिक, जिसको मैं नेचुरल या इन्नेट इम्यूनिटी बोलूंगा। आप इसको याद रखना, नेचुरल या इन्नेट। इन्नेट का मतलब होता है एट बर्थ, यानी कि जन्म से ही। जन्म से ही मतलब है ना इन्नेट इम्यूनिटी। याद रखना इसका इंग्लिश नाम भी इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है। तो देखिए, यह व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती है। ठीक है। इसके चार घटक होते हैं। बात को जरा ध्यान से समझो। इसके चार घटक होते हैं। पहला है शारीरिक अवरोध, दूसरा है पूरक तंत्र, तीसरा है वक्षकाण्विक अवरोध, और 4 है प्रदाह अवरोध। बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो अब हम यहां पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझो केवल। अच्छा, एक बात आप समझो, मैं जैसे कि कह रहा हूं कि भाई व्यक्ति को कुछ इम्यूनिटी जन्म से ही मिलती है, कह रहे हैं हम, यानी कि प्राकृतिक मिलती है। तो हमने तो कभी गौर नहीं किया कि जन्म से ही हमको क्या इम्यूनिटी मिली है। समझ में आ रही मेरी बात? हमने तो कभी ये गौर ही नहीं किया कि भाई आखिर जन्म से ही हमको क्या क्या चीज़ मिली है, हमको क्या गॉड गिफ्ट मिला है यार कि हम इम्यूनिटी इसको बोल के चल रहे हैं। कभी नहीं सोचा। लेकिन अब हम आज यहाँ पे बात करके चलेंगे कि आपको गॉड ने क्या दिया है ना, रोगों से बचने के लिए। केवल रोगों से बचने की बात चल रही है, आप कोई जादूगर नहीं बनाए भगवान ने। ठीक है। हाँ, कहीं आप ये सोचें सर अब कोई जादू वाली बात तो नहीं बताएंगे, हमें क्या क्या दिया है ना। हमें कुछ नहीं दिया, केवल दिमाग दिया है बस, है ना। बाकी हम जंतु ही हैं, केवल दिमाग का अंतर है ना, सोच का अंतर है। तो देखिए भाई, गॉड ने इम्यूनिटी की दृष्टि से हमें क्या क्या चीज़ दी, इसमें हम 4 प्रकार के अवरोध या घटकों को सम्मिलित करेंगे। वो कौन कौन से घटक हैं? एक तो है शारीरिक अवरोध, एक है पूरक तंत्र, एक है वक्षकाण्विक अवरोध, और एक है प्रदाह अवरोध। अवरोध का मतलब बैरियर, मतलब रोकने वाले। ठीक है।
तो 4 प्रकार के जो घटक हैं ये हमें जन्म से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जन्म से ही हमको ये घटक प्रकृति प्रदत्त मिले हुए हैं उपहार स्वरूप। और ये चारों घटक हमारी बॉडी के अंदर किसका काम करते हैं? इम्यूनिटी का काम करते हैं, अर्थात रोगजनक जो होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? इम्यूनिटी के 2 टाइप, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। क्लियर? अच्छा, फिर आप याद रखेंगे कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, जिसके 4 घटक होते हैं। आपको फिर 4 घटक याद रखने, या मैं इनको 4 अवरोधक भी बोल सकता हूं। तो ये 4 अवरोधक आपको याद रखने हैं। अब ये अवरोध भी हमें समझने, क्योंकि अब हमें अभी भी पता नहीं चला कि यार ये क्या चीज है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम इनको खोलकर देखते हैं ये क्या चीजें, अब आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है? तो भाई सबसे पहला जो अवरोध है वो है शारीरिक अवरोध, जिसको हम फिजिकल बैरियर बोल के चलते हैं, है ना। जन्मजात प्रतिरक्षा में जो 4 घटक हैं उनमें से सबसे पहला घटक कौन सा है? शारीरिक अवरोध, जिसको हम क्या बोल के चलते हैं? फिजिकल बैरियर, है ना। तो देखिए क्या चीज है, इसका कार्य केवल रोगजनकों को प्रवेश करने से रोकना होता है। इसमें निम्न अंग भाग लेते हैं। पहला त्वचा, सेकंड है म्यूकस झिल्ली, थर्ड है शारीरिक तरल। अब दोबारा से ध्यान दीजिए कि 4 जो घटक हैं जो हमें प्रकृति प्रदत्त हैं और हमारी बॉडी के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी बनाते हैं, यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा बनाते हैं। तो उनमें जो पहला बैरियर है वो है फिजिकल बैरियर, शारीरिक अवरोध। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा कोई अवरोध जो शरीर से संबंधित है ना। तो शारीरिक जो अवरोध होता है उसका काम केवल क्या होता है कि भाई किसी भी प्रकार कोई भी रोगजनक शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर जाए, यानी कि कोई कोशिका तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है? तो पहले अवरोधक का जो काम है ना वो यही है कि कोई भी जीवाणु विषाणु किसी शरीर की कोशिका के पास तक नहीं पहुंच जाए, तो उसको रोकने का कार्य इस शारीरिक अवरोध का होता है। तो इनको रोकने में या मैं कहूं फिजिकल बैरियर को बनाने में हमारे 3 अंग भाग लेते हैं। कौन कौन से? एक तो त्वचा, एक म्यूकस झिल्ली और शारीरिक तरल। यानी कि जो हमारी स्किन होती है वो एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है, म्यूकस झिल्ली है वो एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है, और शारीरिक जो तरल हैं, मतलब ऐसे स्रावित तरल जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे शरीर से स्रावित होते हैं, उन्हें हम शारीरिक तरल बोलेंगे। वो भी एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करेंगे। ठीक है? अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई? यहां तक क्या बात समझ में आई? यहां तक आपको इतना समझना था कि इम्यूनिटी 2 प्रकार की, सहज या प्राकृतिक और उपार्जित। सहज या प्राकृतिक का मतलब होता है जो हमें जन्म से ही मिली है।
अब हम ये सोचने या देखने की कोशिश कर रहे हैं यार हमको जन्म से क्या मिला है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ना जन्म से 4 घटक मिले। कौन कौन से घटक मिले? एक तो आपको मिला फिजिकल बैरियर, समझ में आ गई बात। एक आपको मिला पूरक तंत्र, कंप्लीमेंट्री सिस्टम, है ना। एक आपको मिला बक्षकाण्विक अवरोध, फैगोसाइटिक बैरियर, और एक आपको मिला प्रदाह, इन्फ्लामेटरी अवरोध। समझ में आ गई बात। तो ये 4 अवरोध हमें जन्म से मिले। अब हम इन एक एक करके एक्सप्लेन इनका करते जा रहे हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल अवरोध, बैरियर। तो फिजिकल में हमने 3 भाग और देखे कि भाई जो शारीरिक अवरोध है ना उसमें भी 3 अंग भाग ले रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला है त्वचा, सेकंड है म्यूकस झिल्ली, और थर्ड है शारीरिक तरल। तो अब देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। अब आप ध्यान से समझना, मैं सॉल्ट थ्योरी मोस्ट पॉइंट बता के यहीं से आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? तो ध्यान दीजिए, ये जो सबसे पहली त्वचा है, चलो मैं इसको मिटाई देता हूं, फिर यहां पे लिखता हूं, क्योंकि आपको पीडीएफ में पूरे नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन्स है वो है त्वचा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या त्वचा को आपने जन्म के बाद प्राप्त किया है क्या? नहीं। तो त्वचा को आपने कहां से प्राप्त किया है? जन्म से ही प्राप्त किया है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना? क्योंकि मैं कह चुका हूं ये जन्मजात प्रतिरक्षा है। तो वो आपको एक हल्की सी बात मालूम हो गई कि भाई ये जो हमारी स्किन है ये भी एक प्रकार का इम्यून सिस्टम बना रही है हमारे अंदर, तो और ये तो हमें जन्म से मिली है। तो ये कौन सी प्रतिरक्षा बनाएगी? इन्नेट इम्यूनिटी बनाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ना ये कैसे काम करती है। तो देखिए, त्वचा जो होती है उसके पास ना 2 लेयर होती हैं। बात को समझना, त्वचा के पास 2 परत होती हैं। सबसे बाहर की जो दिख रही है ये है एपिडर्मिस, और इसके नीचे की जो परत होती है वो होती है डर्मिस। याद रह जाएंगे आपको। त्वचा में 2 परत, बाहर की एपिडर्मिस और नीचे की डर्मिस। ये जो एपिडर्मिस होती है वो मृत कोशिका की बनी होती है, और इसमें जमा होता है क्रिएटिन प्रोटीन का। बात को जरा ध्यान से समझो। जो एपिडर्मिस जो आउटर लेयर है वो मृत कोशिकाओं की बनी हुई है, और कौन सी प्रोटीन की है? क्रिएटिन प्रोटीन की। तो इस वजह से ये परत ऐसी मजबूत कठोर होती है कि कोई भी जीवाणु इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। बात को जरा ध्यान से समझो मेरी को। जैसे कोई भी बैक्टीरिया मैंने यहां पे उसको स्थित किया, तो बैक्टीरिया जो है किसी भी कंडीशन में इस त्वचा को भेद कर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ऊपर की जो एपिडर्मिस है वो क्रिएटिन के जमाव के कारण मृत कोशिकाओं की बनी हुई एक कठोर परत है, जिसे कोई भी रोगाणु भेद नहीं पाता। तो आप बुद्धिमान हो। अब मुझे एक बात आप मुझे बताओ, क्या आपकी स्किन इम्यून सिस्टम में मदद कर रही है? नहीं कर रही। अर्थात ये किसी भी जीवाणु को नो एंट्री रखती है, प्रवेश नहीं करने देती। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या आपको ये जन्म से नहीं मिली? अब डर्मिस का क्या काम है? डर्मिस का क्या काम है भाई? डर्मिस में जो नीचे की परत होती है उसमें ना हमारे एक तो बालों की जड़ होती है, वसा ग्रंथि होती हैं, बालों की जड़, वसा ग्रंथि, ये सारी चीजें होती हैं किसमें? डर्मिस लेयर में। तो मैं आपको बता दूं, जो वसा ग्रंथि होती है ना वो एक प्रकार से एक तेल का निर्माण करते हैं जिसे सीबम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबम। बात को जरा ध्यान से समझो। डर्मिस लेयर में वसा ग्रंथि है, और ये वसा ग्रंथि किसका स्रावन करती हैं? सीबम का। इस सीबम में 2 प्रकार के अम्ल
एक लैक्टिक और एक फैटी एसिड, मतलब बसीय अम्ल। बात को जरा ध्यान से समझो। वसा ग्रंथि जो कहां पे प्रेजेंट है, डर्मिस परत में, ये किसका स्रावण करती हैं, सीबम का। सीबम में दो प्रकार के अम्ल होते हैं, लैक्टिक अम्ल और फैटी अम्ल। तो अम्ल की वजह से इसका जो पीएच होता है वो बहुत ही कम, 3 से 5 पीएच होता है। एक बात आप मुझे बताओ, कोई भी चीज जब ज्यादा अम्लीय होगी या उसका पीएच मान जितना कम होगा उतनी ही वो अम्लीय होगी, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इतना कम पीएच होने के कारण जो भी जीवाणु विषाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। क्या मैं आपको स्किन बता रहा हूं कि आखिर स्किन हमारी इम्यूनिटी कैसे बनाती है, क्या आपको स्किन जन्म से मिली है, ठीक है। तो एक बार जरा दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए कि त्वचा हमारी इम्यून सिस्टम में कैसे मदद करती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि त्वचा में 2 लेयर हैं, एक एपिडर्मिस, एक डर्मिस। एपिडर्मिस केराटिन प्रोटीन की मृत कोशिकाओं की बनी है, तो कोई भी रोगाणु इसको भेद नहीं पाएगा, तो मदद कर रही है। डर्मिस में वसा ग्रंथि होती हैं, वो सीबम का निर्माण करती हैं, स्रावण। सीबम में ये अम्ल होते हैं और इस अम्ल की वजह से वहां का जो पीएच होता है वो बहुत ही कम होता है, या मैं कह सकता हूं वहां का माध्यम ज्यादा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय माध्यम की वजह से कोई भी जीवाणु वहां जीवित नहीं रह पाता, ठीक है। तो दोनों ही लेयर जीवाणुओं को मारने का काम कर रही हैं, नहीं कर रही। और हमने क्या कहा था, वह क्षमता जो जीवाणु को नष्ट करे वही इम्यूनिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, त्वचा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा है, जिसका अभी हमने एक पॉइंट किया है। बाकी जो इसके पॉइंट हैं एक साथ हम करने वाले हैं कल, और कल आपको ये पूरी चीज है वो एक बार से दोबारा से समझ में आएगी, ठीक है भाई। तो बाकी बातें करेंगे कल। इसको याद जरूर कर लेना एक बार, है ना, देख भी लेना इसको।